हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। गोवा सुबह का वक्त, खन्ना घर के बड़े वापस मुंबई के लिए निकल चुके थे। बस बाकी सब लोग वहीं रुके हुए थे, लेकिन मैरिज हॉल से निकलकर वो सभी प्राइवेट फार्म हाउस पर रुके थे। मृत्युंजय के चोट के इलाज के लिए उसे खन्ना फार्म हाउस में लाया गया था। बाकी किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया गया था। एक डॉक्टर मृत्युंजय को फर्स्ट एड दे रहा था और महक वहीं पर बैठी उसे देख रही थी। पूरी मलहम पट्टी होने के बाद डॉक्टर मृत्युंजय को एक इंजेक्शन लगा दिए तो मृत्युंजय ने कसकर महक के हाथ को पकड़ लिया। डॉक्टर दवाइयाँ का प्रिस्क्रिप्शन सुधांशु को देने के बाद वहाँ से अपना पेमेंट लेते हुए चले गए। जिसके जाने के बाद मृत्युंजय वहाँ पर खड़े ऋतिक से बोले, ये हेडलेस एंजल का लेना देना क्या है? इतने सारे लोग कहाँ आए? ऋतिक मृत्युंजय की बात पर बोला, पिछले 3 साल से एक ऐसी गैंग है जिसने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं। उस एक गैंग में 500 लोग हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी सोच के अकॉर्डिंग ज़्यादा ही हैं। सुधांशु ऋतिक की बात सुनकर बोला, 500 लोग मतलब एक बड़ी बस्ती? लोगों की लड़ाई झगड़ा करके मज़ा आता है क्या? ऋतिक सुधांशु की बात पर बोला, एक बात बताओ, तुम बिजनेस क्यों करते हो? जाहिर सी बात है, अपना नाम बनाने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए। सुधांशु ने जवाब दिया, जिसे सुन ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें प्रॉफिट नहीं चाहिए? क्या तुम पैसा नहीं चाहते? सारे प्रॉफिट को भिखारियों में बांट देते हो? ऋतिक की बात सुन सुधांशु चुप हो गया तो ऋतिक आगे बोला, ये गैंग मेंबर्स वो लोग होते हैं जो कुछ अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए। पता है कि जान को खतरा होता है, लेकिन पैसे बहुत मिलते हैं इसमें। महक ऋतिक की बात सुनकर मृत्युंजय से बोली, क्या हम वापस नहीं जा सकते? मृत्युंजय महक की आवाज़ सुन ऋतिक और सुधांशु को देखते हुए बोला, मुझे तो इससे बात करनी है। मृत्युंजय की आवाज़ में एक गुस्से को महसूस करते हुए महक उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए उस ऋतिक सुधांशु के हाथ को पकड़कर बोला, चलो। जिसे सुनकर सुधांशु ऋतिक से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, तुम क्यों छू रहे हो मुझे और मैं क्यों जाऊँ? जब सुधांशु का फ़ोन बजने लगा, उसने देखा तो उसे ध्रुवी कॉल कर रही थी, जिसे देखकर सुधांशु कॉल अटेंड करते हुए बाहर की तरफ चला गया। ये देखकर ऋतिक ने उसे घूरा और उसके पीछे चला आया और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। उन लोगों के जाने के बाद मृत्युंजय महक के बालों में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने बिल्कुल नज़दीक ले आया तो महक थोड़ी सी घबराते हुए बोली, मैं तो बस सरप्राइज़ देना चाहती थी। आई यू गिव मी ए वेरी नाइस सरप्राइज महक अवस्थी? मृत्युंजय ने कटाक्ष किया, जिसे सुनकर महक एक छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे क्या सपना आया था कि मैं गुंडों से भी भिड़ जाऊँ? तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हुई थी? मृत्युंजय ने दांत पीसते हुए कहा, जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, आप सब पर गुस्सा कर रहे थे। महक की बात पर मृत्युंजय की आंखें छोटी हो गई तो महक उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए। सुनकर मृत्युंजय अपने चेहरे को तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम देख रही हो इस सारे निशान? मृत्युंजय की बात सुन महक उसे नाराज़गी भरी आंखों से देखते हुए बोली, आपने उसे हरा दिया था ना, आपको उसे गोली मारने की क्या ज़रूरत है? आई डोंट लाइक योर पब्लिक सर्विस एट ऑल। मैं किसी को दोबारा मौका नहीं देता। मृत्युंजय ने महक को घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर महक अपनी नज़रें नीचे करते हुए बोली, आपने प्रॉमिस किया था कि आप किसी को नहीं मारोगे। ओह रियली? दिस प्रॉमिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू दैन एनीवन्स लाइफ? मृत्युंजय ने सवाल किया, जिसके जवाब में महक अपना सर नहीं में हिलाते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। मृत्युंजय महक की बात सुने गहरी सांस भरकर बोला, मुझे 2 मिनट अकेले रहने दोगी? महक मृत्युंजय की बात सुन उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, सो जाइए। ये कहते हुए महक मृत्युंजय के सर को सहलाने लगी। उसके ऐसा करने पर मृत्युंजय थकावट और इंजेक्शन के कारण नींद की आगोश में चला गया था, जिसे देखकर महक मृत्युंजय को ठीक से कंबल उठाने के बाद कमरे से बाहर चली आई तो पाया सभी लोग नीचे खड़े हुए थे। महक सब लोगों को देखते हुए नीचे चली आई और थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, आई एम सॉरी, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। जिसे सुनकर राजीव उसे शांत करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें मुंबई वापस चलना चाहिए। विप्लव का रिसेप्शन भी तो बाकी है। अमृत राजीव के साथ देते हुए महक से बोला, सच कह रहा है राजीव, वो एक बुरे सपने की तरह था जो रात ढलते ही टूट गया। उन लोगों की बात को सुनते हुए महक थोड़ी अनॉर्मल हुई और अमृत से बोली, बच्चे कहाँ हैं? जिसके जवाब में राजीव महक से बोला, डोंट वरी, रिद्धिमा और वैशाली है उन्हें संभालने के लिए। राजीव की बात सुनकर महक ने अपना सर हिला दिया तो शोभित उसकी तरफ देखते हुए बोला, सब लोगों के साथ घर के लिए निकलो, मैं ब्रो के साथ यहीं रुक रहा हूँ। महक शोभित की बात सुन कुछ कहने लगी, जिस पर चित्रांक महक से बोला, हाँ बच्चे ने कई बार आपको ढूंढा है, इसलिए आपको जाना चाहिए। उन दोनों की बात को सुनते हुए सुधांशु महक के हाथ को पकड़ कर बोला, चलिए।
फिर शाम को सभी मुंबई के लिए निकलेंगे। इतना कहकर सुधांशु महक को लेकर बाहर की तरफ चला गया, जिसके जाने के बाद ऋतिक शोभित की तरफ देखते हुए बोला, तुम सब लोगों को पता है? पता कैसे चला? डेविड ऋतिक की बात पर बोला, विकल्प की उस अकड़ू बीवी की वजह से। डेविड की बात सुनकर ऋतिक हल्का मुस्कुराकर बोला, वर्षा हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब प्रतीक था हमेशा कहता था कि उसे वर्षा में मैं दिखता हूँ। शोभित ऋतिक की बात सुनकर बोला, ऋतिक ये सब हमारी लाइफ नहीं है, वी आर बिजनेस मैन नॉट गैंगस्टर, इसलिए हमें इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना। ऋतिक शोभित की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर कुछ भी होता है तो मैं बताऊंगा, बाकी यहाँ पर सब कुछ अभी कुछ समय नॉर्मल ही रहेगा। शोभित ऋतिक की बात सुनकर बोला, डोंट फॉरगेट ऋतिक, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे, जो कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऋतिक ने थोड़ी सख्ती से कहा, जिसे सुनकर शोभित ने अपना सर हिला दिया और वो लोग वहीं पर बैठे रहे। इधर रिवान को होश आया। उसके गाल पर सेल्वन आइस क्यूब सेक रहा था, क्योंकि उसके गाल में बुरी तरीके से सूजन आ गया था। रिवान अपने गाल को सहलाते हुए पकड़ते हुए दर्द में बोला, आह, उस कमीने का हाथ था यह हथौड़ा, कितनी बुरी तरीके से मारा। सेल्वन रिवान की बात सुन उसके गाल को पकड़ खींचते हुए बोला, बाद में जेम्स बॉन्ड बन रहा था, पहले ही कहा था कुछ मत करना। जिसे देखकर रिवान दर्द में चिल्लाते बोला, आहा, क्यों खींच रहे हो मेरे गाल को, मर जाऊंगा मैं। रिवान की बात पर सेल्वन हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक ही मुक्के में बेहोश हो जाओगे। सेल्वन की बात सुन रिवान उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए हंस रहा है, साले ले तुझे मारता हूँ मैं। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे में गुत्था गुत्थी हो। शाम होने तक सभी वहाँ से मुंबई के लिए निकल गए। सोचा था 2 दिन गोवा में एंजॉय करेंगे, लेकिन हादसे की वजह से सभी को वापस मुंबई जाना पड़ा। मुंबई पहुँचने तक लोगों को रात हो चुकी थी। अव्यक्त और एकांश अभी तक मृत्युंजय से मिले नहीं थे, जिस कारण उन लोगों का मुँह बना हुआ था और एकांश का तो महक के साथ झगड़ा भी हो गया था। रात का वक्त मुंबई पूरा सारंगविला गार्डन से लेकर घर तक अंधेरे में डूबा हुआ था। जब उन लोगों की गाड़ी आकर पार्किंग लॉट में रुकी, सभी को अजीब लगा। मृत्युंजय जो शोभित और अमृत के साथ सबसे आखिरी में एयरपोर्ट से निकला था, घर में अंधेरा देखकर उसे अजीब लगा और शोभित से बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? डैड तो सुबह ही आ चुके थे ना, और बाकी लोग भी तो 1 घंटे पहले ही निकल गए। अमृत मृत्युंजय के बाद अपना सर नहीं में हिलाते बोले, मुझे भी नहीं पता, मैं तेरे साथ ही था। फिर शोभित की तरफ देखते हुए आगे बोला, तुझे क्या पता है क्या? शोभित उन दोनों की बात सुनकर आंखें रोल करते हुए, मैं भी तो आप लोगों के साथ था। मृत्युंजय उन दोनों की बात सुनकर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, शेख, मॉम, डैड, महक। ये कहते हुए मृत्युंजय आवाज़ लगाते हुए अंदर आ रहा था, जिसके पीछे अमृत भी अंदर आते हुए, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? लेकिन जवाब में उन्हें कुछ नहीं मिला तो अमृत पीछे से मुड़ते हुए बोला, शोभित, जाकर लाइट चेक करो, शायद लाइट गई होगी। ये कहते उसने पीछे देखा तो शोभित भी गायब था। ये देखकर अमृत अपनी गन निकालते हुए मृत्युंजय से बोला, कुछ दिक्कत है? जिसे सुनकर मृत्युंजय भी अपनी गन निकाल कर बोला, मुझे भी यही लग रहा है। ये कहते हुए दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो उनके पैरों के पीछे अचानक एक गुब्बारा आ गया और जोर से फटा तो दोनों एकदम से चमक गए और पीछे हो गए, जिसके साथ ही वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हल्की गोल्डन कलर के लाइट्स जलने लगी, जिसके साथ ही शिवांश बाहर आते हुए उन दोनों के हाथ के गन को देखकर बोला, किसी और गुंडे से बढ़कर तो आप दोनों लगते हो, हर वक्त गन से खेलना ज़रूरी है क्या? शिवांश की बात सुन मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करते हुए गन पीछे करके बोला, ये सब क्या है? घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? और ये लाइटिंग क्या है? क्यों त्योहार चल रहा है क्या? ये कहते हुए मृत्युंजय अमृत के साथ अंदर की तरफ चला आया तो वहाँ पर भी पूरा अंधेरा था। मृत्युंजय ने घूर कर शिवांश की तरफ सिर घुमा कर देखा तो शिवांश वहाँ से गायब था, जिसे देखकर मृत्युंजय को सदमा लगा और वो अमृत की तरफ देखते हुए बोला, तुझे शिवांश दिखा था ना? जिसके जवाब में अमृत अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ, मुझे दिखा था, लेकिन अभी कहाँ गायब हो गया? अमृत की बात सुनकर मृत्युंजय अपनी गन पर पकड़ मजबूत करते हुए इधर उधर देखते हुए बोला, क्या ये लोग कोई प्रैंक कर रहे हैं? ये कहते हुए मृत्युंजय अमृत के साथ विला के अंदर आया। जब समृति और अव्यक्त दौड़ते हुए उनके पास आ गए, समृति के माथे से खून निकल रहा था और अव्यक्त के गाल पर कट के निशान थे, जिसे देख मृत्युंजय की आंखें डार्क हो गई और वो जल्दी से उन दोनों को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? ये कहते हुए मृत्युंजय जल्दी से अपना रुमाल निकालकर उन दोनों के माथे को साफ करने लगा, जिसे देखकर अव्यक्त 2 कदम पीछे होते हुए बोला, डैड, मेकअप है।
अमृत जो कि समृद्धि के चेहरे को साफ कर रहा था, व्यक्ति की बात सुनकर बोला है, यहाँ पर कोई हॉन्टेड मूवी की शूटिंग चल रही है क्या? उन दोनों की बात को सुनते हुए वहाँ पर रेड कलर की फॉक्स लाइट्स जलने लगी और हॉरर मूवी की तरह म्यूजिक प्ले होने लगा। जिसे सुनकर मृत्युंजय और अमृत खड़े हुए। सब लोगों ने इधर उधर देखा, तब वहाँ के बॉल पर गोल्डन कलर में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था जब घर के सभी लोग हैलोवीन थीम के साथ रेडी होकर बाहर आए। कांस हमेशा की तरह अपना फेवरेट कैरेक्टर ड्रैकुला बना हुआ था और उनके सारे फैमिली फ्रेंड्स भी थे। सुमित पीछे से जाकर अमृत के कंधे पर हाथ रखते हुए भू। अमृत सुमित की हरकत पर से एक नज़र घूरने के बाद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? जिसके जवाब में सब लोगों ने जोर से चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे। जिसे सुनकर मृत्युंजय और अमृत एक दूसरे को देखने लगे और वो दोनों के होठों पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो गए। और सुधांशु पीछे से आकर मृत्युंजय को ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहनाते हुए आपके जीजा जी जब महक नॉन कपड़े और मेकअप पहनकर मृत्युंजय के सामने आ गए तो मृत्युंजय भी थोड़ा डर गया और महक को देखते हुए बोला, ये तुम ही हो ना? जिसे सुन महक अपना सिर हिलाते हुए, हाँ मैं ही हूँ। इतनी भी डरावनी नहीं लग रही। महक की बात सुन मृत्युंजय हंसते हुए, हाँ मैं सिर्फ इमेजिन करता था कि तुम चुड़ैल बनोगी तो कैसी दिखोगी। मैंने रियल लाइफ में तुम्हें देख भी लिया, सुंदर नहीं लग रही हम। मृत्युंजय की बात सुनकर महक का मुंह बन गया तो वैशाली सफ़ेद कुर्ता पहने अपने बालों को बिखरे मृत्युंजय के सामने आकर बोली, और हम कैसे लग रहे हैं? वैशाली के सवाल मृत्युंजय उसे 2 मिनट देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगा और अमृत का भी सेम ही रिएक्शन था, जिसे देखकर वैशाली का मूड खराब हो गया और उन दोनों के घूरते हुए बोली, साला बर्थडे है इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना बताते तुम लोगों को हम इतना भी बुरे नहीं दिख रहे हैं। वैशाली के बात पर दोनों ने हंसना बंद कर दिया और फिर से हंसने लगे तो वैशाली वहाँ से जाते हुए बोली, साला हम तुम दोनों से बात ही नहीं करेंगे। ये कहते हुए वैशाली जाकर सोफे पर बैठ गई, जिसे देखते हुए समृद्धि अमृत से बोली, पापा माँ गुस्सा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, उन्हें मना लो जाकर। अमृत समृद्धि के बात पर उसे अपनी गोद से उठाते हुए बोला, तो चलो हम आपकी माँ को मनाते हैं। ये कहते हुए अमृत वैशाली के पास आकर बोला, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत चुड़ैल लग रही हो। अमृत के बाद पर समृद्धि उसके सीने पर कोहनी से मारते हुए बोली, आप गुस्सा दिला रहे हो। जिस पर अमृत अपने सीने से फुसलाते हुए समृद्धि से ओके। फिर वैशाली से बोला, वैशाली समृद्धि और उदास हो जाएंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अमृत के इमोशनल ब्लैकमेल को सुन वैशाली उसे घूरते हुए, अच्छा और अपने भाई के साथ मिलकर हमारा मजाक उड़ा रहे थे तब तुमको अच्छा लग रहा था? मैंने कहा मजाक उड़ाया, बल्कि मैं तो कम्प्लीमेंटेड दे रहा था कि तुम सुंदर लग रही हो। अमृत ने सफाई देते हुए कहा, जिसे सुनकर वैशाली अमृत के 2 मिनट घूरने के बाद मुंह बनाते हुए बोली, बर्थडे के दिन तुमको आ ही बोले, चलो केक काटेंगे। इतना कहकर वैशाली फिर से सब लोगों के बीच में आ गई तो समृद्धि अमृत को थपथपाते हुए बोले, आपसे अच्छा माँ को कोई नहीं संभाल सकता। अमृत समृद्धि के बाद पर उसके गाल को खींचते हुए, और तुम्हारे बड़े पापा से अच्छा उसे गुस्सा कोई नहीं दिला सकता। जिसे सुनकर समृद्धि ने अपना सर हिला दिया और वो लोग फिर से उन लोगों के बीच आ गया। विप्लव जो कि ब्रह्मचार्य बना हुआ था अपनी चुड़ैल हिमांशी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है बाहर से लाइट गोल्डन क्यों की गई है? हिमांशी विप्लव के सवाल पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं पता क्यों की गई है। जिसके जवाब में विप्लव अपना हाथ हिमांशी के गले में लपेटते हुए बोला, क्योंकि कल हम दोनों का रिसेप्शन है और गार्डन में होने वाला है, इसलिए एक्स्ट्रा डेकोरेशन ना करना पड़े, हम लोगों ने गोल्डन कलर का डेकोरेशन करवाया है। विप्लव के बाद पर हिमांशी अपना सर हिलाते हुए समझ गई। जब शादी अपने हाथों में गुलाब पकड़े हिमांशी के पास आकर उसे देते हुए बोली, आंटी ये आपके लिए। विप्लव शादी के बाद उसे पकड़ कर अपनी गोद में उठाते हुए बोला, माय प्रिंसेस, वो आपकी आंटी नहीं है, मामी है। जैसे मैं मामू हूँ इसलिए उसे मामी कहो। जिसे सुनकर शादी अपना सिर हिलाते हुए हिमांशी के हाथ में गुलाब देकर बोली, थैंक यू, लेकिन किस लिए? विप्लव ने पूछा। जिसके जवाब में हिमांशी विप्लव से बोली, क्योंकि मैंने इनका चेकअप किया था इसलिए, है ना साध्वी? जिस पर साध्वी अपना सिर हिला दी तो विप्लव उसके गाल को चूमते हुए बोला, मेरी भांजी बहुत समझदार है। जिसके सुनकर साध्वी मुस्कुरा दी था। राजेंद्र जी मृत्युंजय के पास आकर उसे देखते हुए, जय तुम ठीक तो हो ना? राजेंद्र जी के सवाल पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और दादू को मत बताना। निर्जला जी मृत्युंजय के बाद उसके पास आकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोले, तुम्हें सच में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं,
मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है, ज़्यादा चोट भी नहीं आई थी। मृत्युंजय ने उसे रिलैक्स करते हुए तो रचना मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, ये सब हुआ कैसे? शोभित बता रहा था कि कुछ गुंडों के साथ तुम्हारी मतभेद हो गई थी, क्या ये सच है? रचना के सवाल पर मृत्युंजय अपना सर हिला दिया, बोला हाँ ये सच है और मैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की है। ऋतिक सब कुछ वहाँ पर संभाल लेगा, आप लोग रिलैक्स रहिए और इस खूबसूरत पार्टी को एंजॉय कीजिए। जब त्रिजल अपने चारों हाथ पैर से रेंगते हुए मृत्युंजय के पैरों पर आकर पकड़ लिया तो मृत्युंजय उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, ओह तो हमारा त्रिजल जेल वैम्पायर बना हुआ है। मृत्युंजय की बात सुन त्रिजल अपने पॉकेट से एक ब्लैक कलर का की चेन निकाल मृत्युंजय की तरफ बढ़ा दिया और बोला, भले पापा। मृत्युंजय उसकी की चैन को लेकर देखते हुए त्रिजल से, ये क्या, ये मेरे लिए है? जिसके जवाब में त्रिजल ने अपना सर हिला दिया तो मृत्युंजय उसे रखते हुए बोला, थैंक यू त्रिजल। जिसे सुनकर त्रिजल खुश हो गया और उसकी गोद से उतारने के लिए इंस्टेंशन करने लगा तो मृत्युंजय उसे नीचे उतार दिया। तब त्रिजल दौड़ते हुए वहाँ से चला गया। जिसे जाता हुआ देख मृत्युंजय बोला, पूरा बिक्की की तरह है, बचपन में वो भी इसी तरह था। जब उसे गोदी में आना होता था तो रेंगते हुए आता और जब जुम्मा जाना होता तो दौड़ते हुए चला जाता। मृत्युंजय के बात पर घर वाले मुस्कुराए जब कशिश सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, हैव ए अटेंशन प्लीज। कशिश की आवाज़ सुन सब लोगों उसकी तरफ देखा तो कशिश मुस्कुराते हुए सब लोगों की तरफ देखकर बोले, वैसे इन जुड़वा ब्रदर को देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज है मेरे पास जो शायद इन दोनों के पास भी नहीं है, तो मैं इसे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। इतना कहकर कशिश ने प्रोजेक्ट की तरफ इशारा कर दिया तो सब लोगों की नज़र उसे तरफ चली गई। उसमें उन सब के बचपन की तस्वीर थी। सभी लोग मुस्कुराते उन तस्वीरों को देखने लगे। मृत्युंजय चमकती आंखों से उन तस्वीरों को देख रहा था जिसमें मृत्युंजय 13 साल का था और वो तस्वीर असम की थी। जब एक वीडियो प्ले होने लगी जिसमें मृत्युंजय ने एक बिजनेस सूट पहन रखा था और बड़े ही एरोगेंट तरीके से कैमरे को घूर रहा था, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगे और मृत्युंजय का मुंह बन गया और वो कशिश को घूरते हुए बोला, कशिश के बच्चे बंद कर इसे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।